आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में संगुला से मगरबी बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने खिताब में मिस्टर मोदी ने कहा कि किसान रेल सर्विस किसानों की आमदनी दुगना करने का एक कदम है और इस ज़राअत से मुताल्लिक़ मईशत में बड़ी तब्दीली आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे मुल्क के निज़ाम की ताकत कोल्ड सप्लाई के भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस किसानों की खिदमत करने के सरकार के हौद का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि इस बात का भयानक भी एक सबूत है कि हमारे किसान नए इम्कानात के लिए कितनी तेज़ी से तैयारी हो रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि किसान रेल और कृषि उड़ान ने किसानों के लिए एक बड़ा रोल अदा किया है ताकि वो अपनी फसलों को दीगर रियासतों में फ़रोख्त कर सकें। उन्होंने कहा कि भारतीय ज़राअत में नई टेक्नोलॉजियों को शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ज़ख़ीरा करने के बुनियादी ढांचे नेज़ ज़रई अशिया में मेयारी इजाफे के साथ खुराक को डिब्बा बंद करने से मुंसलिक सनतों को तरजीह दे रही है। पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलवे का सबसे छोटा कंसाइनमेंट है वो अनार का 3 किलो का पैकेट किसान रेल में ही भेजा गया। यही नहीं, मध्य प्रदेश काबीना ने लव जिहाद ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है और ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर मंजूरी के लिए गवर्नर को रवाना कर दिया गया। ये ऑर्डिनेंस शादी के बाद जबरदस्ती तब्दीली मजहब की मुमानियत करता है। उसे फ्रीडम बिल 2020 कहा जाता है। नौजवान खातून को शादी के लिए जबरदस्ती मजहब तब्दील करने की कोशिशों पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना की सजा दी जा सकती है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वज़रा को खुद ऑर्डिनेंस की दिफात की वजाहत की। आइंदा 6 माह के अंदर इस ऑर्डिनेंस को नाफिज करने के लिए एक बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में नौजवान लड़कियों को धमकियां देने, शादी का पेशकश करने, रकम का लालच देने या फिर गैर कानूनी जराए के जरिए मजहब तब्दील करने की कोशिश पर 25,000 रुपए तक जुर्माना है और 5 साल तक कैद की सजा की गुंजाइश फराहम की गई है। अगर लड़की SC/ST तबके से ताल्लुक रखती है तो जुर्माना 50,000 रुपए होगा। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा।
जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता पिता भाई बहन इसकी राज्यसभा के मेंबर जय संतोष ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के ज़ेर एहतमाम रियासत के जंगलात और कुदरती खूबसूरती के बारे में तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी जबान में तहरीर की गई वृक्ष वेदम नामी किताब की कारगुजार सदर KTR के हवाले की। इस मौके पर KTR ने कहा कि किताब में रियासत के हैरत अंगेज जंगलात और कुदरती खूबसूरती के बारे में दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस किताब से माहौलियाती मोहब्बत और लोगों में सरसब्ज और शादाबी पर बेहतर तरीके से बेदारी की गई है। उन्होंने रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार और ग्रीन इंडिया चैलेंज के अरकान को किताब की इजराई पर मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में वजीर श्रीनिवास गौड़ और हुकूमत के चीफ विप विनय भास्कर ने शिरकत की। वजीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने जिले मुलगू में खवातीन से जुड़े तमाम मसाइल के हल के लिए 49 लाख रुपए लागत से सखी मरकज की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। दरियासिया वजीर ने 27.5 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा ग्री ब्रांड सैनिटरी नैपकिन यूनिट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट कविता, MLA सीतक्का, ZP के चेयरमैन के जगदीश, कबायली बहबूद के कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। ఈ రాష్ట్రంలో రైతులందరూ క్షేమంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక రైతులకు సంబంధించి సంక్షేమాన్ని పెద్దపీట వేస్తూ ముందుకు పోతున్న క్రమంలో మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6000 క్లస్టర్లలో రైతు వేదికలు నిర్మాణం చేసుకున్నాం। మరి ఈ జిల్లాలో కూడా గౌరవ కలెక్టర్ గారు వివిధ శాఖల ద్వారా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, PR, R&D ద్వారా అన్ని రైతు వేదికలను సకాలంలో పూర్తి చేశారు। చాలా ఉత్సాహవంతంగా वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने मारेडपल्ली में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स हवाले किए। इस मौके पर तलसानी ने बताया कि जुमला 32 इस्तिफादा कुनिंदगान में 16 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर बोर्ड मेंबरान और जोकला महेश्वर रेड्डी ने वजीर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। रूपावती शानू बेगम, फातिमा, मोहम्मद समी, गौसिया बेगम, सम्माट अन्नपूर्णा, शाहदा बेगम, जुलेखा बेगम, मामूरा बेगम, साबिरा बेगम, हीना कौसर, महराज, సందర్భంలో కొంత డిలే అయినప్పటికీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఆడపడుచులకు ఇచ్చేటువంటి ఒక కానుక షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి అంటే 1 లక్ష రూపాయలు మన బిడ్డల పెళ్లికి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి మీ అందరికీ మరోసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। जिले मुल्क का एक गांव पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गया है। 20 दिन में इस बीमारी से मजमूई तौर पर 6 अफराद हलाक हो गए। इस बीमारी से मरने वाले तमाम अफराद बुखार या फूलने और खून के साथ उल्टी से दो चार थे। डॉक्टर्स उनकी पुरस्कार मौत की जांच करने में नाकाम रहे और उसे समझने से कासिर रहे। इन बीमारों के कई टेस्ट करवाने के बावजूद डॉक्टर्स इस मर्ज की वजह नहीं जान सके। इस पुरस्कार बीमारी से गांव में खौफ व हिरास का माहौल हो गया है और लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव को हिजरत कर रहे हैं। गांव वालों को ऐसा यकीन हो गया है कि किसी ने गांव पर काला जादू कर दिया है। मुलुक जिले के कन्नी गोडेम जून के मोपन्नापल्ली गांव में 6 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन में एक ही खानदान के 3 अफराद फौत हो गए।
दीगर 2 खानदान के 3 अफराद भी फौत हुए, जिसने गांव वालों को परेशान कर दिया और वो दूसरे गांव को चले जा रहे हैं। कौमी नायब सदर भारतीय जनता पार्टी डी.के. अरुणा ने सियासी वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कल दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए चैलेंज किया कि 7 करोड़ 50 लाख रुपए किस पर और कहां खर्च किए गए और क्या वो रकम रियासती हुकूमत की थी। डी.के. अरुणा ने इल्जाम लगाया कि धान और दीगर फसलों की खरीदारी पर खर्च की गई रकम मरकज की जारी करदा रियासती हुकूमत के सिर्फ एक नोडल एजेंसी का काम करती है। आज मीडिया से बात करते हुए डी.के. अरुणा ने कहा कि किसान टीआरएस के साथ नहीं है। इसका सबूत भारत बंद में किसान की अदम शिरकत है। सिर्फ टीआरएस के कायदीन को सड़कों पर बिठाकर ट्रैफिक जाम करते हुए अवाम को मुश्किलात में डालकर भारत बंद का नाम दिया गया, डी.के. अरुणा ने कहा। जी ने जो फार्मर्स के खिलाफ जो बातें करें, स्टेट में 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ। फार्मर्स के अनाज और कॉटन और सब हम लोग खरीदने से हमको 7,500 करोड़ नुकसान आया 6 साल से। इसीलिए आगे हम ये सबको नहीं खरीदेंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीदेंगे बोल के बताएं। मैं आज तक यही पूछना चाह रही थी, आज तक स्टेट गवर्नमेंट में 1 पैसा भी खरीदने के लिए खर्च नहीं करा। जो भी खर्च करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके पैसे देता है। सीसीए होने दो या एफसीआई होने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदी होता है। तो यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताया 7,500 करोड़ का नुकसान आया, इसीलिए हम आज से फार्मर्स का प्रोड्यूस खरीदी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल गलत बात है। अभी जो भी खरीदेंगे आप जहां मार्केट में जहां रेट ज़्यादा मिले वहां जाके फार्मर्स सेल कर लो। अब से हम खरीदी नहीं करेंगे, जो बताया वो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल फार्मर्स के खिलाफ है ये गवर्नमेंट, फार्मर के खिलाफ गवर्नमेंट है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो फार्मरों के लिए जो उनके हर चीज़ में फार्मर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बिल आए, एग्रीकल्चर में नया बिल आए, तो उसके बारे में परसों तक उसको वो बिल के लिए खिलाफ करें और कल बोले कि फार्मर्स जहाँ चाहें आप आपके दान बेच सकते हो। मतलब इसका मतलब हुआ रियासती हुकूमत के किसानों के जालिमाना फैसले के खिलाफ कल से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। आज मीडिया से बात करते हुए सदर टीपीसीसी और रियासती रुकन पार्लियामेंट एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कल से लेकर 18 जनवरी तक मंडल सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और 11 जनवरी को जिले हेडक्वार्टर पर धरना दिया जाएगा और इसके बाद 18 जनवरी को रियासती सतह पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में बसने वाले तकरीबन 70% किसानों को मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर मफलूज कर देना चाहती है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर केसीआर को इसकी इजाजत नहीं देगी। क्रॉप जो है वो एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि तेलंगाना की पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% लोग फार्मर्स, फार्म लेबर और जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो 60-70% पॉपुलेशन है। और उनकी विषय में चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि आप जो कर लो, मैं तो अभी नहीं कर दूंगा। ये बहुत दुख की बात है। हम डिमांड करें कि चंद्रशेखर राव साहब जरूर इस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को खरीदना ही है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। अगर नहीं करेंगे आपको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे रहने का हक नहीं है। इस डिमांड से हम लोग में जाएंगे। कल से मंडल लेवल मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर 18 तारीख स्टेट लेवल। भारतीय जनता पार्टी कायद रामचंद्र राव ने टीआरएस हुकूमत से सवाल किया कि पहले किसान बिलों की हिमायत की थी, ताहम किसानों के एहतजाज के बाद अपने मौक़िफ़ बदलकर अब किसानों की तायद कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में मनमानी हुकूमत रवां दवां है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत किसी भी इंतखाबात से कबल मुतादिद वादे करती है, ताहम उस पर अमल आवरी नहीं होती।
वज़ीर आला केसीआर मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते रहते हैं। केसीआर सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के मकसद से बयानबाजी करते हैं। चंद्रशेखर राव जी, कल जो निर्णय लिए कि जो खरीदारी है, फसल की खरीदारी मार्केट में नहीं बाहर भी बेच सकते हैं, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्ट लेके आई है उनके थोड़े सपोर्ट में बात की है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि पहले इन्होंने उसको विरोध क्यों किया। सीनियर कांग्रेसी कायद और रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मुसल्लत करदा जालिमाना कवानीन जो अवाम पर LRA फैसला जो लादा गया है उसके खिलाफ बतौर एहतजाज कल 4 शुरू को गांधी भवन में एक रोजा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कांग्रेस से मुखरना कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का भूख हड़ताल कैंप का आगाज करेंगे, जबकि शाम 5 बजे सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी शरबत पिलाकर अलामती तौर पर भूख हड़ताल खत्म करवाएंगे। जग्गा रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले से दस्तबरदार इख्तियार करते हुए आम शहरियों को राहत फराहम करें। जग्गा रेड्डी ने कहा कि गरीब और अवाम को बरसों पहले ज़मीनात खरीदी और इसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस अदा किए, बाकी बरखी और सीवरेज और पानी के चार्जेस अदा कर रहे हैं। उन पर हुकूमत जालिमाना फैसला करते हुए माशी बदहाली के दौरे हुकूमत अवाम का खून चूस रही है। जग्गा रेड्डी ने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम से 5 से 10 हज़ार अलामती रुकूमात लेकर रेगुलर कर सकती है। मौजूदा मार्केट के हिसाब से रुकूमात की वसूली का फैसला बदबख्ताना है। रेगुलराइज में कम रेट में कम हो तो 5,000 10,000 के अंदर जो प्लाट है, प्लाट समझो या घर समझो, उसको रेगुलराइज करने के लिए कम रेट में 10,000 अंदर ही 5-10,000 अंदर ही एक रेट गवर्नमेंट फिक्स करके अभी गरीबों को जो प्लाटा लिए हर एक क्या रहता, एक उनका मेहनत में से एक प्लाट खरीदना, एक अच्छा छोटा घर बन लेना, एक अच्छा परिवार बना लेना बोल के हर एक आदमी को रहता। मगर ऐसे टाइम पे यही पब्लिक को अभी ये LRS के सिस्टम में मुश्किल हो रहा। उतना 2 लाख बोलो तो एक मिडिल क्लास फैमिली गरीबों का 2-3 लाख में घर भी बन ले सकते ना। अभी तो 2 लाख बन के फिर 2-3 लाख में घर बन लेना बोल तो नहीं होता वैसा। इसलिए केसीआर साहब का मेरा दरख्वास्त है मीडिया के सामने से फौरन LRS कैंसिल करके 5,000 10,000 के अंदर ही वो प्लाट वालों को रेगुलराइज करो कम रेट में, वैसे घर भी जो घर बन रहे वो लोगों को भी वही रेट में करो। ये अगर ये काम करें तो पब्लिक खुश हो जाएंगे, आपको याद रख लेंगे। ये मैं तमाम पब्लिक के तरफ से आवाज़ केसीआर साहब को बोल रहा हूँ। अगर मैं बहुत बार इसके लिए बात कर रहा हूँ मगर आज तक कर्नाटक कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन धर्मागौड़ा ने खुदकशी कर ली। चिकमगलूर में पुलिस को धर्मागौड़ा की लाश रेलवे ट्रैक पर से दस्तयाब हुई। पुलिस ने जाए वकू से एक खुदकशी नोट भी बरामद किया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने शुबा किया है कि धर्मागौड़ा ने रेलवे ट्रैक पर लेट कर खुदकशी की है। धर्मागौड़ा कल शाम अपनी कार में तनहा घर से रवाना हुए थे, ताहम रात को वापस नहीं आए, जिस पर इनके कुंबे के अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस को मंगल की सुबह चिकमगलूर रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिली। धर्मागौड़ा JDS से बहैसियत MLC मुंतखब हुए। साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा ने डिप्टी चेयरमैन धर्मागौड़ा की खुदकशी पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि JDS पार्टी एक अच्छे लीडर को खो चुकी है, जबकि इस वक्त पार्टी को उनकी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत तेलंगाना कंट्रोल फसलों की काश्त पर पीछे हट गई है। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि काश्तकार जो चाहें फसल उगा सकते हैं और जहां चाहे उसे बेच सकते हैं। हुकूमत अब काश्तकारों से अनाज नहीं खरीदेगी। बीजेपी रहनुमा विजय शांति ने केसीआर हुकूमत की ज़ेर क़ियादत फसलों की काश्त से मुताल्लिक़ फैसले का खैर मकदम किया है और फसलों को खरीदने से मुताल्लिक़ हुकूमत के खरीदने पर सवाल किया। बीजेपी रहनुमा विजय शांति ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला शिकस्त से
उलझे हुए हैं और मुकदमों के खौफ से लोगों को धमकाने की सतह पर आ गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि किसानों की खरीदारी मराकज़ कायम करने से 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस तरह हुकूमत ये भी कह सकती है कि 4 करोड़ लाख कर्जों की वजह से हुकूमत पेंशन और डबल बेडरूम फ्लैट नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इन हुक्मरानों को अंदाज़ा नहीं है कि इसके नतायज कितने खतरनाक हो सकते हैं। विजय शांति ने टीआरएस हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर हुकूमत खरीदारी मराकज़ हटाती है तो किसानों को हालात का जायजा लेकर उस पर अमल करना होगा। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने कहा कि साइबराबाद हुदूद में बहैसियत मजमे जराइम में 65.6% का इजाफा हुआ है, जबकि आईपीसी और एफएलएल जराइम में 93.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि अराजियात के मामले में 6.12% की कमी वाक़ हुई है और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में 18 से 66% कमी हुई है। कमिश्नर साइबराबाद ने आइंदा साल तक सीसीटीवी कैमरों की तादाद को 2,50,000 तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार किया। वीसी सज्जनार ने इस सिलसिले में मजीद बताया। साइबराबाद पुलिस के लिए चलिए काफ़ी पीसफुली लोगों नीचे करो, हमको लोगों झुकाओ सपोर्ट किए सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजी साहब को, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को, साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल को, एनजीओज को, वॉलंटियर्स को और साइबराबाद पुलिस ऑफिसर्स को थैंक्स बोलता हूँ। इस साल क्राइम में 6.5% का इंक्रीज हुआ। तो आईपीसी, स्पेशल लोकल लॉज और अदर आईपीसी केसेस में बेसिकली साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इंक्रीज हुआ, जो पुलिसिंग की वजह से जो ऑफेंसेस है, बॉडीली ऑफेंसेस काफ़ी कम हुआ, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, हर्ट काफ़ी कम हुआ, जो एक्सीडेंट केसेस है वो भी काफ़ी कम हुआ। सो इस बार ज़्यादा साइबर क्राइम्स में और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हुआ और इस बार हम लोग रोड सेफ्टी हमारा टॉप प्रायोरिटी है। इस साल से कितना एक्सीडेंट्स हुआ उस टीआरएस रुकन असेंबली बलका सुमन मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर रियासती बीजेपी बी संजय को उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने से गुरेज करें और अपनी जबान को लगाम दें। उन्होंने बी संजय से कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करें। टीआरएस रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि सदर रियासती बीजेपी और दीगर कायदीन टीआरएस और वजीर आला को तनकीद का निशाना महज वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए निचली सतह की सियासत कर रहे हैं, जबकि रियासत की अवाम यह बात अच्छी तरह जानती है कि चंद्रशेखर राव की मुसलसिल 13 साल तक जद्दोजहद और मरण व्रत की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर फर्द और हर तबके की फलाह और तरक्की के इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर वरंगल और ग्रेटर खम्मम में टीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ గడిచిన కొన్ని రోజులుగా ముఖ్యమంత్రి గారి విషయంలో ఎటువంటి అట్లా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరును వారి వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం। సంస్కారహీనంగా ఒక జాతీయ పార్టీకి రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సంస్కారహీనంగా తెలంగాణ జాతిపిత, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి ఉద్యమ నేత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత వారిని వ్యక్తిగతంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరును సభ్య సమాజం కూడా చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది। మేమంతా కూడా దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। వల్ల నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్న బండి సంజయ్కు ఇదే కరీంనగర్ గడ్డ మీద కేసీఆర్ గారు 2001లో సింహగర్జన బహిరంగ సభ పెట్టి తెలంగాణ ఉద్యమ శంకారావాన్ని పూరించి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినాడు, నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఇవాళ కేసీఆర్ గారి పోరాట ఫలితంగా, వారి నాయకత్వం ఫలితంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే నీ భారతీయ జనతా పార్టీకి తెలంగాణ శాఖ ఏర్పడ్డది। ఆ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ శాఖకు నువ్వు అధ్యక్షుడివైనవి ఇయ్యాల అంటే కేసీఆర్ గారి పోరాటమే లేకుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రమే రాకుంటే తెలంగాణకు భారతీయ జనతా పార్టీ శాఖ ఉంటుండేనా? దానికి నువ్వు అధ్యక్షుడు అవుతుండేనా? అంటే ఇవాళ నువ్వు అధ్యక్షుడు అయినావు అంటే నీ పదవి కూడా కేసీఆర్ భిక్ష అనేటటువంటి విషయాన్ని వల్ల నేను బండి సంజయ్ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా। ఇవాళ మళ్ళీ వరంగల్
కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు వస్తున్నాయని చెప్పి కరీంనగర్ కానీ వరంగల్ కానీ వచ్చేటటువంటి స్మార్ట్ సిటీ నిధులను ఢిల్లీలో ఆపించే చిల్లర ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు ఈయన. ఇవాళ నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా బండి సంజయ్ కుమార్ను, నువ్వు ఎంపీగా గెలిచి కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి जिले मेडचल के घटकेसर मंडल में बीजेपी पार्टी कायदीन की क़ियादत में एलआरएस को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए रियल्टर्स ने ORR के कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना देने के ऐलान पर घटकेसर पुलिस ने ORR कौमी शाहराह के करीब एहतजाजी रियल्टर्स और बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार शुदगान में स्टेट रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर N प्रवीण कुमार शामिल हैं। इस मौके पर TTDP के सदर L रमना ने घटकेसर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाजी रियल्टर्स की हिमायत का ऐलान किया और पुलिस स्टेशन के रूबरू बैठकर LRS पर हुकूमत के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए LRS को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। ఇష్టానుసారంగా పరిపాలిస్తూ అన్ని వ్యవస్థలను కుప్పగూరుస్తూ అప్పుల ఊబులోకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుపోయేలా చేసి ఒక నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి నియంత్రిత పాలన చేయడం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం రోజు రోజుకు ఈ ప్రభుత్వ పరిపాలన దినదిన గండంగా తయారైంది. దానికి పరాకాష్ఠనే పేద నిరుపేదలు కొనుక్కున్నటువంటి కష్టపడ్డటువంటి సొమ్ములతో కొన్నటువంటి చిన్న చిన్న ఫ్లాట్లను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున వాటిని LRS పేరు మీద వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీ చేయడానికి దుర్మార్గ ఆలోచనతో ఆ లావాదేవీలను కూడా పక్క బంద్ వేసేసి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయకుండా పేదవాళ్ళ పొట్టగొట్టే విధంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కేసీఆర్ గారు तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण कोरोना से मुस्बित पाए गए। चरण जो साबिक मरकजी वजीर और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के फर्जंद हैं ने इस वबा से मुतासिर होने की सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए तौसीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वे कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने घर पर खुद को अलग थलग कर लिया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने शहर हैदराबाद में पेश आए जराइम पर बात करते हुए कहा कि बंजारा हिल्स के कत्ल केस के मुलजिम को उम्र कैद की सजा दिलाई गई, जिसके लिए 2 साल तक महकमा पुलिस के अफसरान ने बहुत मेहनत की और अदालत में इल्जाम साबित करने के लिए तमाम शवाहिद पेश किए। हम तमाम मुजरिमों को सजा देने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने तमाम शहरियों से जराइम की वारदात पेश आने पर महकमा पुलिस को इत्तला देने की अपील की है। Road number 2, Banjara Hill. The deceased Kaveri Brahmam was very brutally killed by this accused with the help of other people, and the sustained effort of investigating officer Inspector Murli Krishna and Inspector Srinivas with the help of the public prosecutor, we ensured that the accused gets life imprisonment. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने मेलबोर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त देकर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से ड्रा हासिल कर लिया। यह मैच हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज के लिए भी खास था। सिराज ने इस मैच में 5 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही वो पहली बार 7 साल में 5 विकेटें लेने वाले पहले हिंदुस्तानी बॉलर बन गए हैं। सिराज ने दोनों इनिंग्स में 36.3 ओवर्स में मजमूई तौर पर 5 विकेट ली। इनमें दोनों इनिंग्स में कैमरून ग्रीन की विकेट भी शामिल है। इसके अलावा सिराज ने पहली इनिंग में मारेंस ल्यूब्यूशन की विकेट भी हासिल की। दूसरी इनिंग में सिराज ने ग्रीन के अलावा ट्रेड्यू हेड की विकेट भी हासिल की। सिराज से पहले मोहम्मद शामी ने नवंबर 2013 में भारत के लिए अपने पहले मैच में 5 विकेटें हासिल की थी।
शामी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 9 विकेटें ली थी। काबिल जिक्र है कि इस मैच में सिराज को मोहम्मद शामी की जख्मी होने के वजह से मौका मिला। इससे कबल रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में 9 विकेटें ली थी और उन्होंने 2011 में पहला खेल का आगाज किया था। इसके साथ ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। शब बखैर।